सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आप लोगों के सामने सामाजिक विषय का शिक्षण शास्त्र, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाइल्ड साइकोलॉजी और मनोविज्ञान, और हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने विभिन्न प्रकार की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत ये मेरी 5वीं वीडियो है और इससे पहले 4 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग उन वीडियोस का भी एक बार ब्रीफ अध्ययन कर लें, ताकि क्योंकि परीक्षा 30 सितंबर को होने वाली है और उससे पूर्व आप लोगों को एक रिहर्सल मिल जाएगा दोस्तों। तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने आता रहता हूं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, कि आदिकाल की जो रचनाएं हुई थी वो किस प्रवृत्ति के आधार पर हुई थी। तो आदिकाल आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो आदिकाल है उसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, आदिकाल नाम जो दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और इसी आदिकाल में क्या होता था, राजाओं या जो बड़े वीर सैनिक होते थे उनके बारे में लिखा जाता था। जैसे पृथ्वीराज रासो एक रचना है आदिकाल की। ठीक है, तो आदिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति है उसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, यानी कि वीर गाथा रही है, वीरों की गाथाएं लिखने का समय था उस समय, आदिकाल के समय में। तो आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, वीर गाथा भी कहला। और वीर गाथा जो नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने दिया था आदिकाल को नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। तो जैसे कि आपको पता है कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। तो आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया था। तो यहाँ पर है सिद्ध काल, सामंत काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है दोस्तों, याद रखेंगे। सिद्ध सामंत काल के नाम से याद किया है या नाम दिया है आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो जो निराला जी थे उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पर ऑप्शन है मतवाला, स्वतंत्र, अभ्युदय या हंस। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अगर तो स्वतंत्र पत्रिका का जो संपादन किया है वो मोतीलाल नेहरू, यानी कि उन्होंने इंग्लिश में अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था, तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद अगर अभ्युदय पत्रिका की हम बात करें तो अभ्युदय पत्रिका आपका जो इसका जो संपादन किया है मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका। और हंस पत्रिका का जो प्रारंभ प्रकाशन किया था वो प्रेमचंद ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रेमचंद ने किया था हंस का। तो मतवाला जो पत्रिका थी इसका संपादन किया था निराला जी ने। तो आपको क्लियर यहाँ पर माइंड कर लेना है कि मतवाला पत्रिका का जो संपादन किया था वो निराला ने किया था। स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू ने, अभ्युदय पत्रिका मदन मोहन मालवीय, और हंस पत्रिका का जो संपादन किया था स्टार्टिंग प्रेमचंद ने किया था दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। रामचंद्रिका की रचना किसने की। रामचंद्रिका की रचना यहाँ पर ऑप्शन है भीमदेव, केशवदास, और यहाँ पर है सेनापति और भूषण। ठीक है दोस्तों, तो जो रामचंद्रिका की जो रचना की थी वो की थी आपकी केशवदास ने दोस्तों, याद रखेंगे। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की। और रामचरित्र मानस आ गया तो वो तुलसीदास ने लिखी है दोस्तों। तो रामचंद्रिका, केशवदास, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी रचना नहीं की है। यहाँ पर ऑप्शन है अंधेरी नगरी, भारत दूरदशा, भारत जननी या अंधा युग। तो देखिए दोस्तों, अंधेरी नगरी, भारत दूरदशा और भारत जननी, ये तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं दोस्तों। ठीक है, अंधेरी नगरी, भारत दूरदशा और भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, लेकिन अंधा युग नहीं है। और अंधा युग है आपका धर्मवीर भारती की रचना दोस्तों। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। तो याद रख लेंगे आप, अंधा युग किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है बल्कि धर्मवीर भारती की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है। आपने सुना होगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। 2 लाइन है ये, मेरे को भी याद है।
बहुत लंबी कविता है वो, ठीक है। तो झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? तो यहाँ पर ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये झांसी की रानी नामक लंबी कविता लिखी है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान ने, याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की है झांसी की रानी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, मुद्रा राक्षस या आपका मानवर सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बाण भट्ट की जो रचना थी, ये जो आत्मकथा है मुद्रा राक्षस लिखी है बाण भट्ट ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। लेकिन जिसने मुद्रा राक्षस लिखी बाण भट्ट, उसकी आत्मकथा भी लिखी है, वो लिखी है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, तब आप कहते बाण भट्ट। ठीक है दोस्तों, बाण भट्ट ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। और ये बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो लिख दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, तो जो पद्य साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल था हिंदी साहित्य का, उसे किस नाम से जाना जाता है? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो उत्तर मध्यकाल को दोस्तों रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला काल आपका आदिकाल है, उसके बाद भक्तिकाल है और उसके बाद रीतिकाल है दोस्तों। तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है, ठीक है। विलासिता की कविताएं इस युग में लिखी जाती थी, इसलिए इसको रीतिकाल भी कहा जाता है। तो उत्तर मध्यकाल आपका रीतिकाल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? यहाँ पर से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं यूटेट में, ठीक है। तो निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है मूलक दास, सूरदास, परमानंद दास या कुंभन दास। तो देखिए दोस्तों, सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास ये आपके अष्टछाप के कवियों में से थे, लेकिन मूलक दास आपके अष्टछाप के कवि नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। तो मूलक दास यहाँ पर नहीं है। और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अष्टछाप के कवि तुरंत ही, जैसे आप ये वीडियो देखते हो उसके बाद अष्टछाप के कवियों को देख लीजिएगा। यहाँ पर से क्वेश्चन पिछले लगभग 1-2 पेपरों से कंटिन्यू आ रहा है हिंदी विषय के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ज्यों वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्यों वर्ण बन जाता है दोस्तों, जौ होता है, जौ पे हलंत लग जाएगा, जौ प्लस यो, ठीक है। ज्यों भी बोलते हैं इसको, ये ज्यों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ज्यों वर्ण का जो संयोग होता है अन्य वर्णों के साथ, तो जौ के साथ हलंत यानी कि आधा जौ और यों, आधा जौ और यों से बनता है ज्यों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों हम। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा? यहाँ पर है अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तरनी में तो, तनुजा में तो, तट में तो, तमाल में तो, तरुवर में तो, ठीक है। तो शब्द की बार बार, तो वर्ण की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है दोस्तों, वहाँ पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखेंगे। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे आप। तो तरनी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सॉरी, ये वही आगे तरनि तनुजा तट तमाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, ये जयसिंह को लिखी थी बिहारी ने, ठीक है, ये कविता। तो जब किसी के माध्यम, किसी को माध्यम बना करके उसके बारे, उसकी चर्चा या उसकी ये कह सकते हैं हम कि उसको उस व्यक्ति की तरह माना जाता है। ये कह सकते हैं कि जैसे ये फूल है, ठीक है, और ये कोई आदमी है, तो हमने इस फूल की विशेषताओं के आधार पर इस आदमी को कुछ कहा, ठीक है, इसकी विशेषताओं के आधार पर कुछ कहा, तो वहाँ पर हमेशा अन्युक्ति अलंकार होता है दोस्तों, ठीक है। अन्युक्ति यानी कि किसी अन्य के बारे में बताया जा रहा है, किसी अन्य चीज़ के द्वारा, अन्य चीज़ के द्वारा किसी अन्य चीज़ के बारे में बताया जाता है जब,
तो उसे ही अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर पराग और मधु के जो आपसी संबंध थे उसके आधार पर जो लालिप्ता में जयसिंह पड़े हुए थे तो उनको ही ये लिख करके भेजा था बिहारी ने उस समय दोस्तों। तो अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? यहाँ पर है सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धसम छंद या ये सभी। तो देखिए दोस्तों, जब चारों चरणों में समान क्या होती है, मात्राएं होती हैं, उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। याद रखेंगे, सममात्रिक छंद कहा जाता है जब चारों चरणों में समान क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण सममात्रिक छंद का क्या हो जाता है, चौपाई। क्योंकि चौपाई में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सभी मतलब जो चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, अथवा सममात्रिक छंद के अंतर्गत आ जाता है चौपाई। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में क्या होगी, समान मात्राएं होंगी, मात्राएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो सममात्रिक छंद यानी कि जिसमें सभी चरणों में बराबर मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी। तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि सममात्रिक छंद का जो उदाहरण है वो आपका क्या है, चौपाई। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अर्धसम मात्रिक का छंद है, अर्धसम मात्रिक का छंद है यानी कि जिसमें समान मात्राएं नहीं होती है प्रत्येक चरण में। ठीक है, तो अर्धसम मात्रिक का जो छंद है यहाँ पर है रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलिया। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो दोहा है उसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी कि दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, अर्धसम मात्रिक। ठीक है, तो ये आपका दोहा किसके अंतर्गत आ जाएगा, अर्धसम मात्रिक के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि आधी समान है। ठीक है, आधी समान मात्राओं वाले को, चरणों वाले को क्या कहते हैं, अर्धसम मात्रिक कहते हैं। तो दोहा आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, अर्धसम मात्रिक का हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है यहाँ पर है जुगुप्सा, क्रोध, शोक या निर्वेद। तो याद रखना दोस्तों, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रस आपको पता है दोस्तों कि 9 रस होते हैं। ठीक है, और किलक अरे में नेह निहारूं और इन दांतों पर मोती वारूं, यानी कि माँ और बेटे की इसमें क्या हो रही है, माँ अपने बेटे के रूप को निहार रही है। जहाँ पर माँ और बेटे के प्यार का वर्णन किया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर वात्सल्य होता है, और वह एक रस भी होता है वात्सल्य रस। तो वही हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन है वीर, शांत, तत्सल या हास। तो तत्सल या वत्सल एक ही बात है दोस्तों, तत्सल रस या वात्सल्य रस होगा यहाँ पर। किलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि प्रेम प्रसंग, यानी कि नायक और नायिका की राधा बोल रही है कृष्ण के लिए। ठीक है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, मीराबाई का है ये, मीरा ने कृष्ण को ये चीज़, ये दोहा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, नायिका है मीरा और नायक है कृष्ण। जहाँ पर भी नायक और नायिका के सौंदर्य बोध का वर्णन किया जाता है वहाँ पर हमेशा श्रृंगार रस होता है दोस्तों। ठीक है, और श्रृंगार भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। तो दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर प्रेमी प्रेमिकाओं की बात हो रही है, तो श्रृंगार रस हो जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल। और जहाँ पर भी कृष्ण से रिलेटेड लगभग या तो वात्सल्य रस का आते हैं या फिर श्रृंगार रस वाले आते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका अर्थ क्या है? पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या जान चली जाए पर पैसा न जाए। ठीक है,
तो दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ ये होता है कि अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या है? अत्यधिक कंजूस होना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पैसा नहीं निकाला जाएगा, यानी कि कंजूसी करना। तो अत्यधिक कंजूस होने को क्या कहते हैं? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और इसी पर मैं आपको भी कहता हूं दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो इसलिए आप अपने ऊपर मत ले जाइए इसको कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लेकिन लाइक नहीं करना है ना, तो आपको लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। छुछंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो छुछंदर के सर पे चमेली का तेल का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो छुछंदर के सर चमेली का तेल का सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतर के पट खोलने का अर्थ है। अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित होना। तो अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है चतुराई से काम लेना या फिर विवेक से काम लेना दोस्तों, याद रखेंगे। चतुराई से काम लेना या फिर विवेक से काम लेना ही अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समुद्र मंथन करना का अर्थ है। तो समुद्र मंथन करने का क्या अर्थ होता है? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन का अर्थ होता है दोस्तों कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम करने को ही क्या कहते हैं? समुद्र मंथन करना कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, दो अलग अलग शब्द है। मजदूर मेहनत करता है, उसके लाभ से वंचित रहता है। यहाँ पर एक शब्द आ गया किंतु, परंतु, जब, है ना। तो इस तरीके के अगर शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा होता है संयुक्त वाक्य, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ा है किंतु ने। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। ठीक है, तो राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो गुंडागिरी के बल पर चलती है, कौन चलती है? राजनीति चलती है। यानी कि जो पहला जो सरल वाक्य है और जो दूसरा सरल वाक्य है, ठीक है, तो जो दूसरा सरल वाक्य अगर पहले वाक्य के साथ क्या होता है? उस पर आश्रित होता है, यानी कि राजनीति अब एक व्यवसाय बन जा रही है और गुंडागिरी के बल पर, यानी कि जो ये सेकंड जो वाक्य है ये किस पर आधारित है? इस पर आधारित है। तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है? मिश्र वाक्य होते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, जो, जैसा, जब जब, जहाँ तहाँ, इस तरीके के वाक्य आ जाए तो मिश्र वाक्य होता है दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जो पहले कभी ना हुआ हो, यहाँ पर ऑप्शन है अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाता है अभूतपूर्व। याद रखेंगे दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त न होने पर दोबारा पत्र या अनुबोधक के रूप में जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर है प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। तो दोस्तों, जब पहला पत्र भेजा जाता है और उसका जवाब नहीं आता है और उसके बाद हम अनुबोधक के रूप में दूसरा पत्र भेजते हैं तो उसे हमेशा अनुस्मारक कहा जाता है, याद दिलाने के लिए कि हमने आपको पहला पत्र भेजा था, आपने उस पत्र का अभी तक जवाब हमें नहीं दिया है। तो रिमाइंडर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में उसको बोलते हैं अनुस्मारक बोलते हैं। ठीक है, तो अनुबोधक के रूप में जो भेजा जाता है पत्र उसे अनुस्मारक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। आलोक का विलोम शब्द होता है। तो आलोक का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? अंधकार। ठीक है, आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर है रत्नगर्भा, हिरणगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची रत्नगर्भा भी पृथ्वी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है इसमें? रत्नगर्भा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है।
तो शत्रु का यहाँ पर सहचर, अरि, मनुज, सखा। ठीक है, तो शत्रु का जो पर्यायवाची है दोस्तों यहाँ पर अरि। अरि का मतलब भी क्या होता है, शत्रु होता है। ठीक है, जैसे शत्रुघ्न ने कहा था अरित पावन, है ना, तो वही है, अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करें। हो सकता है मैं 1-2 दिन में आप लोगों के लिए हिंदी की मैराथन क्लासेस ले आऊँ। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग बना रहे मेरे लिए, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें, यही मैं शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों के लिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, इससे पूर्व मैंने जितनी भी बना रखी हैं आप लोगों का, आपका एक रिहर्सल हो जाएगा, ये बार बार कह रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आपका समय शुभ हो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।